हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर। तो आज हमने शुरुआत की है करंट अफेयर्स की कि हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत इश्यूज़ होते हैं कि करंट अफेयर कैसे रिवाइज़ करें। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ते चले जाते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होता नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत ईजी है कवर करना, बहुत जल्दी मतलब आप कवर कर सकते हो। अगर हम वेटेज देखें करंट अफेयर्स का तो कितने आते हैं, मैक्सिमम 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो अगर पर सब्जेक्ट देखो तो 3 4 5 ऐसे ऐसे करके आते हैं। थोड़ा इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में यहाँ पे ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नहीं तो जनरली 20-25 के अराउंड 20 मैक्स होता है, और वो भी उसमें एक स्टेटमेंट स्टैटिक्स के होते हैं, एक करंट अफेयर्स के होते हैं। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो जितनी भी चीज़ें कॉपी पेस्ट उनको मिलते हैं सब यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में कहीं से कुछ भी पूछ लिया तो हमारा नाम हो जाएगा कि हाँ चलो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से है, वो क्लेम कर देंगे। और वो मॉक टेस्ट भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। वो जितनी चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं सब कुछ वहाँ डालते हैं। और हम क्या करते हैं, हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो वाले करंट अफेयर्स नहीं आते तो हम डिटेल में सब कुछ पढ़ने लगते हैं कि हमारी गलतियाँ हो रही। तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे टेस्ट बनाते हैं वैसे बनती चली जाती, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रेटजी। उसके चक्कर में क्या होता है ना, बाकी स्टैटिक अपना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इट्स बेटर टू नो कि हमें करंट अफेयर्स कैसे फोकस करना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जाके लास्ट 10 साल के PYQs उठा के देख लो, करंट अफेयर्स में बहुत बेसिक पूछते हैं। जो डिटेल में जाते हैं बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ होती है तभी डिटेल में पूछते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे। आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मैं इसको प्राइवेट करूँगा, सिर्फ आपस के लोग, अपने फैमिली मेम्बर लोग देखेंगे, बाकी बाहरी लोगों के लिए नहीं है। तो जैसे हम PT 365 इकोनॉमी का रिवाइज़ करने जा रहे हैं, ये इकोनॉमी का है। तो हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कितना हमें डीप जाना है। तो जैसे पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हम करंट अफेयर्स देखेंगे ना कि स्टैटिक के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक तो आप कर ही रहे हो। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले होता है कि आप इसको देखा करो, यहीं से पता चल जाता है। मैं आपसे कहता हूँ ना, पास्ट 18 मंथ्स के आपको करना है। तो अगर आप हेडिंग देख के चले जाओ कि ये स्कीम निष्ठा स्कीम किससे, डायरेक्ट ऐसे UPSC पूछ लेते हैं निष्ठा स्कीम क्या है, मियावाकी टेक्निक क्या है। एक वर्ड आपको 2 मार्क्स से देता है सिर्फ इतना पढ़ने से। तो ज़रूरी होता है कि इसको सबसे पहले पढ़ें और समझें। जैसे इसमें क्या कह रहा है, इंडिया रिकॉर्डेड ए रियल GDP ग्रोथ 7.8% ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड 2023-24। अब ऐसे कहीं पूछने नहीं जा रहा है, कोई पूछेगा नहीं UPSC की क्या है, कैसे होता है, कितनी GDP ग्रोथ आई। तो ये कोई बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो चलो क्विकली हम थोड़ा सा एक स्टैटिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो रियल GDP नॉमिनल GDP के बारे में बात कर रहा है। रियल GDP होता है कि हम इन्फ्लेशन वहाँ से हटा देते हैं, नॉमिनल में क्या होता है, इन्फ्लेशन ऐड करते हैं। तो अगर नॉमिनल GDP बढ़ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ हो रही हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, 10% बढ़ रही है, हो सकता है इन्फ्लेशन ही 8% हो, तो रियल में तो 2% बढ़ी ना GDP। तो ये रियल और नॉमिनल में डिफरेंस होता है। अब GDP कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 3 मेथड होते हैं। प्रोडक्शन से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम अप्रोच कितना पर कैपिटा इनकम है, और एक्सपेंडिचर आप कितना खर्चा करते हो। अब यहाँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, GDP कैलकुलेशन के जो चेंजेस हुए थे 2014 एंड 15 में। ये मेंस में क्वेश्चन आया था 2021 में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं आफ्टर 2015। तो 2015 में चेंजेस हुए थे। सब कौन इसको कैलकुलेट करता है, CSO इसको कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। इसको याद रखना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बेस ईयर जो था वो 2004-5 था। उस टाइम पे इंडिया की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो उसके कंपेयर में हम 2018-20 यहाँ सबके मतलब ऐसे मान लो अगर हम चेक करें तो बहुत लगेगा ना कि पहले 100 रुपये कमाते थे अभी 1000, तो ऐसा लगेगा कि 90% मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया, जबकि वो गलत होता है। 900% बढ़ गया, जबकि वो गलत होता है। तो हमने क्या किया, बेस ईयर 2011-12 कर लिया। तो अभी आपको याद रखना है कि जो हमारा बेस ईयर है वो 2011-12 है, 2004-5 से चेंज हो गया। तो ये एक चीज़ की। उसके बाद इन्होंने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 द इंटरनेशनल जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये 2 चेंजेस थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बेस ईयर इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता सकते हैं, CSO कैलकुलेट करता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। अब GDP में क्या क्या नहीं मेज़र करता, जैसे एक्सटर्नली इसकी क्या क्या इश्यूज़ होंगे। जैसे आप तम्बाकू बनता है, उससे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन तम्बाकू के नुकसान में वो नहीं कैलकुलेट करता। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। तो यही तो हम पढ़ते हैं ना, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में सिर्फ इंक्रीज़ होना,
डेवलपमेंट मीन्स क्या, विकास होना किसी भी चीज़ में, जैसे हेल्थ क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी हेल्थ, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ग्रोथ। ग्रोथ तो निगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव के साथ साथ, जैसे बहुत जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली डेवलपमेंट सॉरी। तो ये सोशली निगेटिव चीज़ों को नहीं ध्यान में देता, तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट ये कोई करंट नहीं है, तो ये चीज़ हमारा ख़त्म हो गया ना। दूसरा है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये क्या है कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है डिस्कशन पेपर टाइटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया 2005 एंड 6। सो द पेपर वॉज यूजेस नेशनल एमपीआई एस्टिमेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश किया है तो नीति आयोग आपको याद रहेगा। तो इसमें की फाइंडिंग क्या है, आपको सारे डेटा रटने नहीं है। एक चीज़ याद रख लेना कि स्टीप डिक्लाइन हुआ है हेड काउंट, पावर्टी हेड काउंट रेशियो में, कि कितनी डेप्थ में पावर्टी थी, जैसे ज़्यादा डेप्थ में थी तो वो भी अभी डिक्रीज़ हुआ है 29.17% से 11.23%। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना समझो कि डिक्रीज़ हुआ है, स्टीप डिक्रीजिंग हुआ है 2022-23 में, पहले के कंपेयर में 2004-05 के कंपेयर में। तो इन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे क्या 100 फास्टेस्ट रिडक्शन, ज़्यादा तेज़ घटे है। अभी अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते होगे, देखा होगा सबके पास पल्सर बाइक आ गई लगभग, नहीं तो पहले किसी के पास नहीं होती थी, सबके पास एटलीस्ट 2 व्हीलर तो है ही आज के दिन में, आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, 10 के बजाय 12 इंडिकेटर रखते हैं। जो यूएनडीपी वाला होता है वहाँ पे कितने 10 इंडिकेटर होते हैं, यहाँ पे 2 इंडिकेटर ज़्यादा हैं, 12 इंडिकेटर है। तो नीति आयोग में कितने इंडिकेटर हैं, 12 हैं। जो यूएन वाला है वहाँ पे कितने हैं, 10 हैं, तो 2 हमने ज़्यादा ऐड किए हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट एमपीआई रिलीज़ किया गया है 2021 में, किसके बेस पे, एनएफएचएस जो 4 था वहाँ से डेटा लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लेना। एक की टर्म आपको याद रखना, यूपीएससी से की टर्म दे के पूछता है, दिस की टर्म्स रिलेटेड टू। तो ये कह रहे हैं अल्कायरे फॉस्टर मेथोडोलॉजी। तो ये किससे रिलेटेड है, कंप्यूटिंग इंडियाज़ नेशनल एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये इससे रिलेटेड है, वो पूछ लेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू द इनइक्वालिटी, दिस इज रिलेटेड टू द कुछ ऐसे कैलकुलेशन बता देंगे, दिस इज रिलेटेड टू द यूनिवर्स। तो ये इतना आपको जानना है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी में नेशनल एमपीआई जो कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये अपना न्यूज़ हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि जो नीति आयोग है उसने 2 इंडिकेटर नए ऐड कौन से किए हैं। जो 10 पुराने यूएन वाले हैं वो तो आता ही आता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीति आयोग ने 2 एक्स्ट्रा क्या ऐड किया। तो एक मैटरनल हेल्थ इन्होंने ऐड किया है, एक बैंक अकाउंट किया है। तो 3 इंडिकेटर होते हैं ब्रॉडली, एक हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, हमें पता है। तो हेल्थ में क्या क्या है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट, ये पहले था। अभी मैटरनल हेल्थ एक पहला यहाँ पे नया ऐड किया है नीति आयोग ने, जो पहले यूएन का था उसमें से एक ज़्यादा ऐड किया। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ऑफ अटेंडेंस, ये सेम है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मॉक टेस्ट में पूछते हैं, कोचिंग में यूपीएससी नहीं पूछता है सब। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पहले 6 थे, इन्होंने एक और ऐड किया बैंक अकाउंट। तो इसमें कुकिंग है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट है, बैंक अकाउंट है। तो इसमें से देखा जाता है कि आप कितने चीज़ों से डिप्राइव हो, उस हिसाब से एमपीआई डिसाइड होता है। तो टोटल 12 इंडिकेटर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। अब ये आते हैं इसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात की गई है। तो कौन रिलीज़ करता है, यूएनडीपी हमने पढ़ा है, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव सिंस 2010। तो इसमें टोटल 10 इंडिकेटर पे होते हैं, लेकिन जो अपना नीति आयोग है उसमें 12 है। तो बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझें। बाकी ये डेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है स्टेट के लिए, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ सेव 2.3 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी फ्रॉम 2014 टू 2023 बाई अडॉप्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू सेंड मनी टू टारगेटेड बेनिफिशियरी इन वीडिंग आउट। तो ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, कुछ ऐसे खास नहीं है। डीबीटी के बारे में बात हो रही है कि हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं। पहले याद रख लेना, पहले स्कीम थी जो शायद पेट्रोल से रिलेटेड था, तो ये भी डीबीटी के बारे में बात होता है। तो डीबीटी क्या है, आपको बेसिक आइडिया होगा ही कि डीबीटी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे देते हैं। इसका नोडल एजेंसी कौन होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, ये कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी आपने पढ़ा होगा कि डीबीटी किसके अंदर आता है। तो डीबीटी मिशन कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर द सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी डिस्बर्समेंट चैलेंज थ्रू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कैबिनेट मिनिस्टर आपको याद रखना है, आधार मैंडेटरी नहीं है डीबीटी स्कीम के लिए। तो एक्सेप्शन वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ना है।
कह रहा है आधार इज़ नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि आधार मैंडेटरी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ आता है। अब यहाँ इन्होंने लिखा है आधार इज़ नॉट मैंडेटरी, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके इसको रीचेक करना है। अब की इनेबल क्या होते हैं डीबीटी में, जैसे जन आधार, मोबाइल, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, कैसे कैसे क्या चीज़ें की हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये कोई न्यूज़ बहुत खास नहीं थी, ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। पहल थोड़ा वर्ड देख लिया कि किससे रिलेटेड है, डीबीटी शायद पेट्रोल से रिलेटेड है, नॉट पेट्रोल एग्जैक्टली, दैट इज रिलेटेड टू एलपीजी की जो सब्सिडी वाला होता है। और नोडल एजेंसी कौन है इसका, कैबिनेट सेक्रेटरी है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, तो रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस दैट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल कवर 2 करोड़ वुमेन अंडर द लखपति दीदी स्कीम विच एम टू इनकरेज स्टार्ट माइक्रो फाइनेंस इंटरप्राइज। तो कोई कुछ खास इसमें न्यूज़ है नहीं, बस एक चीज़ याद रख लेना, जो लखपति दीदी है दैट इज रिलेटेड टू द स्टार्ट माइक्रो इंटरप्राइज सेल्फ हेल्प ग्रुप में। लखपति दीदी, यूपीएससी बोलेगा लखपति दीदी स्कीम किससे रिलेटेड है, कि स्टार्टअप के लिए है, कुछ दूसरा है, कुछ कोऑपरेटिव से, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉन्च कब हुआ है, 2023 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बार बार पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एसेट डेवलपमेंट को डाल दें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनेबल रूरल एसएचजी जो वुमेन्स होते हैं टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 लाख पर एनम कम से कम वो अर्न कर रहे हैं। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो खुद के अपने आपस में मिलकर ग्रुप बना के अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो उन्हीं के लिए स्कीम लॉन्च हुई है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट। बाकी एसएचजी के बारे में जो कि मेंस के लिए चीज़ें होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ ऐसे यूपीएससी दे सकता है, कुदम्बश्री, जीविका, महिला आर्थिक विकास महामंडल, ये टर्म रिलेटेड किससे हैं, एसएचजी से रिलेटेड हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ ऐसे करके 4 दे दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए एसएचजी से रिलेटेड है, वुमेन वाले से। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें इरेलीवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो किस किस ईयर में आया था, यूपी पीसीएस वगैरह में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, बट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं अब आते हैं एसएचजी बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट पे। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में है क्या एसएचजी बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द बैंक लोन ऑफ about 7.68 lakh crore have been accessed by SSG as November 2023 since financial year 2013-14 under the SSG जो भी स्कीम है। तो इसको हमें सबसे पहले ये जानना है कि SSG बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट क्या है। तो ये सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड इन 1992। ये चीज़ याद रख लेना। अंडर दिस प्रोग्राम क्या होगा, बैंक वर अलाउड टू ओपन सेविंग अकाउंट एक्सेसिंग क्रेडिट एट सब्सिडाइज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर एसएचजी। तो ये एसएचजी से रिलेटेड है, कुछ ऐसा खास है नहीं, इन्होंने सिर्फ बताया कि इतना एक्सेस हुआ है एंड ऑल, तो कुछ खास है नहीं जो यूपीएससी पूछेगा। इकॉनमी में कुछ पूछें, कुछ नए टर्म आए, कुछ नया अमेंडमेंट हो, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, न्यूज़ की चीज़ें होती हैं, उसको डाल के फिर उसके बारे में पूरा एकदम चीड़ फाड़ कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कचरा होता है। और हम लोग कचरा पढ़ने में इसको बार बार रिवाइज करेंगे, फेज़ 1 क्या था, फेज़ 2 क्या था, ये क्या था, वो क्या था, उसी में परेशान हो रहे हैं, याद नहीं आ रहा। और जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ें हम भूले जा रहे हैं कि पॉलिटी उठा के हमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करने, ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। बी स्मार्ट, स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप करंट अफेयर 200-300 साल पढ़ते रह जाओगे, ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत स्मार्ट रहना है। बस ये स्कीम जान लो कि इससे रिलेटेड है, नाबार्ड ने लॉन्च किया था, बस इतना ही बहुत है। माइक्रो फाइनेंस इंडिया में क्या होता है वो सब, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट है नहीं जो पीरी में पूछेंगे, तो मैंने पढ़ा था, मुझे पता है। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी ये थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो क्या कह रहा है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट टाइटल स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2020-23। तो पब्लिश किसने किया, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आरबीआई ने। नीति आयोग, आरबीआई ऐसे कुछ पूछ लेगा तो आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट का नाम स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट 2020-24। द थीम क्या था, ये दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट। अब इसको रट्टा नहीं मानना है, रट्टा नहीं मानना है, बस समझना है कि एक्चुअली अगर उन्होंने पूछ लिया तो आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि कैपिटल आउटले इज बजट टू इंक्रीज बाय 42.6% 2023-24 टू 2.9% ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी डेप्ट रेशियो स्टेट की बात करें तो डिक्लाइन फ्रॉम 31% एट एंड मार्च 2021
टू 27 बाई एंड मार्च 2020। तो 2 साल में घटा है 31% से 27.5%। तो स्टेट का जो डेप्ट है वो घटा है। अब यहाँ देखते हैं, स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% 2021 टू 2.8%। तो इतना समझ लो कि घटा है ना कि बढ़ रहा है। तो ट्रेंड आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक कीवर्ड है यहाँ पे टैक्स बायोंसी। व्हाट इज दिस? रिफर टू द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड टू चेंजेस इन नेशनल इनकम। तो टैक्स बायोंसी अगर ग्रेटर देन 1 है तो सिग्निफाइज दैट द टैक्स रेवेन्यू ग्रो एट ए फास्टर रेट देन द ग्रोथ इन नेशनल इनकम। तो ये कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली कि एनके सिंह जो कमेटी थी तो उन्होंने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात की थी कि हमें कैसे घटाना है। तो उन्होंने कहा था सेंटर का 40% लेके आना है 40% और स्टेट का 20% लेके आना है। अभी स्टेट का कितना है यहाँ पे हमने देखा 27.5%। पहले 31 था, कोविड के टाइम से ज़्यादा हो गया था, अभी कम हो गया 27.5। लेके कितना हमें आना है 20% लेके आना है स्टेट का, और सेंटर का 40% लाना है। सेंटर का कितना है अभी हम आगे देखेंगे, सेंटर का शायद 57% के अराउंड है, तो उसको हमें 40% करके लाना है। और उन्होंने एक स्केप क्लॉज की बात की है, यूपीएससी ऐसे टर्म दे देगा स्केप क्लॉज इन न्यूज़, किससे रिलेटेड है? FRBM एक्ट से रिलेटेड है। दिस FRBM में स्केप क्लॉज की जो हमने टारगेट रखा है, मान लो कोई अनहोनी हो गई, कोविड-19 आ गया, कुछ वैसी चीज़ें हो गई, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें लिबर्टी मिल जाएगी कि चलो ठीक है फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है कोई बात नहीं। तो फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने की बात की थी इन्होंने, डेप्ट मैनेज करने की बात की थी। अब दूसरा देखते हैं हम, स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ दिस? द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। पहला फैक्ट, हैज़ अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ Rs 56,000 करोड़ इन 16 स्टेट स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूनियन बजट 2020-24 लास्ट ईयर का था। तो उन्होंने पैसे दिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या करेंगे इसको जान के? बस ये समझो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कोई एसेट बनेगी। फॉर एग्जांपल लाइक आप सड़क बना रहे हो, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, फ्यूचर में आपका इनकम होगा, दैट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। या आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो, दैट इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप इससे चीज़ें कमाओगे। तो इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 50 साल फ्री लोन है एंड ऑल, तो ऐसे ये कुछ पूछेंगे भी नहीं। चाहो तो आप ब्लैक कलर वाला ऊपर देख सकते हो, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ना ऐसे चीज़ें पूछते हैं कितना प्रपोज किया, ये किया वो क्या, नहीं जाते इन सब डिटेल में। एक चीज़ याद रख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेटेड स्टेट बोरिंग अंडर आर्टिकल 293। तो 293 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पे आते हैं पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है हमें, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट्स एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट हैज़ हाईलाइटेड दैट इंडियाज पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जनरल गवर्नमेंट लेवल हैज़ बेयरली इंक्रीज फ्रॉम 81% था 2005-06 में टू 84% 2021। अभी फिर कितने आ गया, 81% आ गया, तो लगभग 2004-05 के बराबर आ गया। तो उन्होंने ये चीज़ें हाईलाइट की, जो कि बस एक कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले हमें पब्लिक डेप्ट के बारे में जानना चाहिए कि पब्लिक डेप्ट कैसे होते हैं। दो होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो अपने घर में ही हम पैसा उठाते हैं, इंडिया में पैसा उठाते हैं, सरकार कर्जा लेती है। एक्सटर्नल जो बाहर से हम कर्जा लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IBRD, वर्ल्ड बैंक, जो भी चीज़ें वहाँ से अगर हम पैसा उठाते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल डेप्ट। नेक्स्ट इज इंटरनल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट दो तरीके से होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल, ये मार्केट सिक्योरिटीज़ में आते हैं। नॉन मार्केट में आते हैं इंटरमीडिएट टी बिल सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग ETC, तो ये सब नॉन मार्केट में आते हैं। तो अगर हम बात करें डेप्ट की, तो इंटरनल डेप्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल डेप्ट, ये आपको याद रखना है। इंटरनल डेप्ट है अराउंड 94% और सिर्फ 6% है एक्सटर्नल डेप्ट। और एक्सटर्नल डेप्ट में लॉन्ग टर्म में पैसा हमने ज़्यादा लिया है कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म। तो अगर UPSC स्टेटमेंट कहती है कि एक्सटर्नल डेप्ट हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, वो कहते हैं शॉर्ट टर्म का डेप्ट हमारा ज़्यादा एक्सटर्नल में एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म, गलत स्टेटमेंट है। अगर वो बोलते हैं कि एक्सटर्नल डेप्ट में हमने सिर्फ डॉलर से लिया पैसा, वो भी गलत है। ये 2019 में इन्होंने पूछा भी था।
तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में आना चाहिए। अब आते हैं पब्लिक डेब्ट के बारे में बात करने की, व्हाट इज दिस। तो क्या है, आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पब्लिक डेब्ट डिनोट लाइबिलिटी पेबल बाय द बैंक। तो ये 292 293 जब भी आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ते हो तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी करंट स्टेटस क्या है पब्लिक डेब्ट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर पब्लिक डेब्ट की बात करें तो कितना है 57%। इसको हमें ले कितना जाना है इनकी कमेटी के अनुसार 40% बाय एंड ऑफ मार्च। तो अभी 2023 में ये इतना 57% है। जनरल गवर्नमेंट डेब्ट वाज 81% इन 2023। तो 81% टोटल है, दैट इंक्लूड सेंटर प्लस स्टेट। सेंटर का 57% है, स्टेट का 27 के अराउंड अभी हमने जो भी देखा था उतना है। ओके, देन जनरल गवर्नमेंट डेब्ट रिप्रेजेंट इंडेप्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। तो यूटी सब मिला के टोटल 81% हो। तो अभी इंटरनल डेब्ट कॉन्स्टिट्यूट 94%, हमने यहाँ पे देखा था टोटल डेब्ट में से इंटरनल 94% है, बाकी एक्सटर्नल है। अब रीज़न क्या है हाई पब्लिक डेब्ट का, ज़्यादा गवर्नमेंट उधारी क्यों ले रही है, फिजिकल स्टिमुलस पैसे ज़्यादा दे रही है कोविड के वजह से बढ़ाने के लिए, फिर वेलफेयर स्कीम एंड ऑल फलाना ढिमका, तो ये आप समझ ही लोगे। इससे इश्यूज़ क्या होते हैं, लिमिट फिजिकल रिसोर्सेज, सरकार के पास कैश पैसा कम हो जाता है कि इधर उधर लॉन्ग टर्म में प्लानिंग कर सकें। हाई इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, कर्जा लोगे तो उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो प्राइवेट वाले आ ही नहीं पाते पैसा लेने मार्केट से, सरकार ही सब खा जाती है, मार्केट से पूरा पैसा उठा लेती है। तो प्राइवेट लोगों के पास पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ नहीं बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो वो एक इशू रहता है। ठीक है, वो बेसिक चीज़ थी। अभी क्या रिलेटेड न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज़ की है। वर्ल्ड बैंक रिलीज इट्स एनुअल रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट IDR। तो यूपीएससी बोलेगा इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट रिलीज बाय IMF, वर्ल्ड बैंक या आसियान डेवलपमेंट बैंक, ऐसे कुछ करके पूछ लेगा। तो इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डिटेल में कभी नहीं जाते, बस इतना ही पूछेंगे, कोई उतना खास नहीं है। नेक्स्ट है अबाउट ऑफ बजट बोरिंग। ऑफ बजट बोरिंग क्या होता है, तो सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट ऑफ बजट बोरिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, बोरिंग दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन टू बजट इवन दो बजट रिसोर्सेज विल हैव टू यूज़ फॉर देयर रीपेमेंट। तो क्या होता है कभी कभी कि जैसे सरकार है तो सरकार को दिखाना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं। तो मान लो उसकी कोई PSU है, कोई भी PSU उठा लो, लेट्स से दिस इज़ PSU 1। तो सरकार क्या कहती है कि एक काम करो, तुम मार्केट में पैसा उठा लो, तुम मार्केट में खुद ही पैसा उठा लो, ठीक है कोई बात नहीं। तो सरकार उसमें सरकार अपना डेब्ट नहीं दिखाती कि मैंने बोला है या मैंने कर्जा लिया है, ये PSU उठाता है, दैट इज ऑफ बजट बोरोइंग। सो ऑफ बजट बोरिंग रिफर टू बोरिंग दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू द बजट। बजट में नहीं दिखाता कि हम उसको उधार ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी PSU खुद ही उधार ले रही है मार्केट से। इवन दो बजटरी रिसोर्सेज विल बी यूज टू देयर रीपेमेंट, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बजट से ही पे होता है, लेकिन उसको शो नहीं किया जाता। दैट इज कॉल्ड ऑफ बजट बोरिंग। सो दस OBB इज नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिजिकल इंडिकेशन डिस्पाइट फिजिकल इम्प्लीकेशन। तो ये सरकार थोड़ी सी चालाकी करती, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। So OBBs are taken not by government directly but by another public institution or its direction। हमने अभी बात की कि जो PSUs होते हैं वो अपने आप खुद ही बोरो कर लेते हैं। तो रीज़न क्या होता है, वो रीज़न नहीं जानना आपको, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना क्या होता है। मेथड्स कैसे होते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट फुली फंडेड सर्विस बॉन्ड, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट बोरिंग, इसके थ्रू मतलब वो ऑफ बजट बोरिंग करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी क्या हुआ, 90.2 बिलियन फ्रॉम 1.3 बिलियन क्वार्टर, ऐसे कुछ हुआ है। डेटा है ऑल्दो लेटर डिक्लाइन 1% GDP किस क्वार्टर में, 2023-4 में, जो कि हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब छोड़ के सिर्फ आपको ये डायग्राम देखना है, जो कि बेसिक है पहली चीज़। और दूसरा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UPSC के मैंने लास्ट 10 ईयर्स के PYQs बहुत बारी किए हैं और मैंने देखा यहाँ से बहुत बारी उन्होंने सवाल पूछा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि कितना हम ट्रेड करते हैं, कितना कैपिटल आता है, कितना जाता है, तो वो सारी चीज़ें। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड एसेट बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टिपिकली ईयर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो व्हाट इज करंट अकाउंट इज वन ऑफ द टू
अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कैपिटल होता है करंट, इट रिकॉर्ड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट इन द कंट्री। व्हाट इज ट्रांसफर, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, एक साइड होता है। कैपिटल क्या होता है, दिस इज सेकेंड अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल इंटरनेशनल परचेजेस, सेल्स ऑफ एसेट, मनी, स्टॉक, बॉन्ड, ये सब कैपिटल में आते हैं। अब इसमें देखते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके के, उसके कंपोनेंट होते हैं करंट एंड कैपिटल। करंट में एक विजिबल होता है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल्स, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब विजिबल होते हैं, ये भी विजिबल होते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि जो विजिबल आइटम होते हैं, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका डिफरेंस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ रहा है और उसमें सर्विसेज डाल दिया तो गलत हो जाएगा, वो केवल गुड्स की बात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो दिस इज विजिबल। इनविजिबल क्या होता है, सर्विस इनविजिबल है। इनकम प्रोफाइल, इंटरेस्ट, डिविडेंड। देन ट्रांसफर, ट्रांसफर इज वन साइडेड, लाइक रेमिटेंस आता है यहाँ पे, या डोनेशन हो रहा है, गिफ्ट हो रहा है, तो दिस इज ट्रांसफर पेमेंट, यूनिडायरेक्शनल होता है, विजिबल, नॉन विजिबल। देन कैपिटल में क्या होता है, FDI, FII, दैट इज कैपिटल। देन लोन हम लेते हैं, उधार उठाते हैं। देन जो NRI के अकाउंट होते हैं वो सारे कैपिटल में आते हैं। तो ये कंपोनेंट आपको याद रखना है, एंड यही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इसी का डेफिनेशन है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। बाकी रीज़न क्या है वो आप कॉमन सेंस से गेस कर लोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फॉरेक्स रिजर्व घटेंगे, तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट होगा। बेसिक कैलकुलेशन, आप बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के, सारी चीज़ें लगा लोगे। लेकिन ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेंगे कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, FDI आता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आता है, या कैपिटल में डाल देंगे कि सर्विसेज आती है, या रेमिटेंस आता है। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट, तो उसमें रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट और क्रूड ऑयल डाल दिए तो, या कुछ ऐसे सर्विसेज डाल दिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये अलग है। ट्रांसफ़र में ये सारी चीज़ें आते हैं, वन डायरेक्शनल आते हैं। अपडेटेड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। द सेंटर विल बोरो 6.55 ट्रिलियन from the market for the second half of ongoing financial year. This market borrowing will finance government budget fiscal deficit 5 कुछ ऐसे करके। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है कि गवर्नमेंट क्या करता है, सिक्योरिटी देता है कि आप एक काम करो, हमें पैसे दे दो, 100 रुपये हमें दे दो, हम आपको 10 रुपये हर साल देंगे 10% इंटरेस्ट रेट पे। तो ये इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। सो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों रिलीज़ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, अपने बॉन्ड इशू करके पैसे उठा सकते हैं मार्केट में। ये रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। गिल्ट एज में कि सरकार का है यार, तो सरकार अगर डूब जाएगी तो बचेगा क्या, तो इसीलिए इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट, इसीलिए इसको गिल्ट एज भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं करता जल्दी। तो अभी आते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल सिर्फ इशू किया जा सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट फैक्ट आया 2018 में। दीज आर द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आपको पता होना चाहिए, एक साल से कम होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म। दीज आर द शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द 90 मतलब 91 दिन पे, 182 दिन पे, 364। तो तीन चीज़ें हैं आपको याद रखना है। दिस इज जीरो कूपन सिक्योरिटी बॉन्ड पे नो इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 100 रुपये उस पर लिखा होता है कागज़ पे, लेकिन वो बोलते हैं 95 में खरीद लो, एक साल बाद जब आप मुझे लेके आओगे तो मैं आपको 100 दूंगा। तो इसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होते हैं कि उसकी कम फेस वैल्यू पे मिलता है। 100 रुपये उसमें लिखा है लेकिन 95 पे आपको बेच देंगे, बोलेंगे आप मुझे 95 लाओ, ये 100 का आइटम है, बाद में आप 100 ले लेना। दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एज ए फीस वैल्यू मेच्योरिटी। वही कि 90 रुपये का दे दिया, 95 का दे दिया और 100 उस पर लिखा है, बाद में लाओगे तो 100 आपको पूरा मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, आया हुआ है 2017-18 में कैश मैनेजमेंट, और 2022 में भी कैश मैनेजमेंट बिल सिमिलर टू टी बिल, बट आर इशूड ऑन मेच्योरिटी लेस दैन 91। यहाँ पे क्या है, 91 है, 182 है, 364 है, दैट इज ट्रेजरी बिल। अगर वो 91 दिन से कम है, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल। इसका मतलब क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है, तो नाम से ही लग रहा है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर डेटेड सिक्योरिटी इशूड थ्रू नॉर्मल ऑक्शन बाई स्टेट गवर्नमेंट सिमिलर टू द डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
अब यहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझना कैसे होता है। गवर्नमेंट आर इशूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई, तो आरबीआई ही उसका मेन होता है जो प्रतिनिधि बनता है सरकार का। सरकार तो खुद आएगी नहीं, मोदी जी खुद बोलेंगे नहीं कि ये लो सिक्योरिटी खरीद लो। आरबीआई से करवाते हैं, किसके थ्रू? इकोवेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इकोवेर इससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। देन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं एंड कॉर्पोरेट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यू हैव टू नो। जनरली एफपीआई लोग अलाउड नहीं होते, क्योंकि वो क्या होते हैं ना कि हॉट मनी उनको बोलते हैं, कि वो अचानक से आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर अचानक से लेके भाग जाते हैं। शेयर मार्केट ऐसे तो क्रैश करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में नहीं करना चाहते, वल्नरेबल नहीं करवाना चाहते। लेकिन अभी अलाउड है, पहले नहीं था, अभी थोड़ा बहुत अलाउड है, कुछ परसेंटेज में अलाउड है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती बेचती है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय ऑफ सेल ऑफ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम मार्केट विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशन। कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो सिक्योरिटी, मालूम मार्केट में पैसा, मतलब पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो क्या करेगी सरकार? सिक्योरिटी बेच देगी, तो पैसा ले लेगी, सिक्योरिटी दे देगी। तो उसी किसके थ्रू करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। 2 बार ही आया है लास्ट 10 साल में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये की टर्म याद रखना है। फिर बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस क्या होता है? तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इतना अगर आपको पता है ना कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप है, बस आपका काम हो गया। कैसे होता है, क्या होता है, वो डिटेल में नहीं जाते, बस इन्वर्स रिलेशनशिप है कि बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ेगी तो यील्ड कम होगा, यील्ड अगर बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ, 15th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था। इम्पोस्ट 28% किस पे? ऑनलाइन गैमलिंग में, जो जुआ हुआ होता है ऑनलाइन, हॉर्स रेसिंग में, ये भी जुआ ही एक तरीके से, और कैसीनो में जो ख़राब चीज़ें होती है उस पर इन्होंने खूब ज़्यादा टैक्स लगाया, अराउंड 28%। और उसमें 30% टीडीएस भी रखा है, विनिंग इन बोथ गेम टाइप्स की। अगर आप जीतते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो, 30% टीडीएस होता है। टीडीएस मीन्स मतलब कटता ही कटता है पैसा। जैसे मान लो मुझे अगर 1,70,000 रुपये मिल रहे, तो उसमें टीडीएस मेरा 10% कट जाता है, तो 17,000 मेरे कट गए। अब ये जब बाद में मैं आईटीआर भरूंगा तो मैं रिक्लेम कर सकता हूँ एडजस्ट करने के बाद कि कितना मेरा इनकम हुआ, कितना टैक्स देना है, उस हिसाब से। तो टीडीएस भी 30% इसमें। तो चलो ये सब तो न्यूज़ है, ये 3 याद रख लेना, थोड़ा सा एक बार देख लेना कि नेगेटिव चीज़ों के लिए 28% इन्होंने रखा है। अब गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक ही टैक्स लगेगा, मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। कौन से अमेंडमेंट में? 101 अमेंडमेंट, बार बार पूछ चुका है। फर्स्ट इसको प्रपोज किया था केलकर टास्क फोर्स ने 2002 में कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फाइनली 2017 में हमने इसको किया। 3 तरीके के होते हैं, सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर कलेक्ट करती है, स्टेट जीएसटी जो स्टेट करती है, और इंटर स्टेट वाला सेंटर कलेक्ट करती है बट स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सारी चीज़ें। अब नीट क्यों है, ये मेंस की बातें हैं। अब कुछ की टर्म्स देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज रिलेटेड टू द जीएसटी। तो पहला क्या है? जीएसटी नेटवर्क। तो क्या है? नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है पहली चीज़। ये क्या है? आईटी बैक्ड ऑफ जीएसटी सिस्टम। तो आईटी से रिलेटेड चीज़ें देखता है जीएसटी नेटवर्क आईटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट इसको ऑन करती है, अराउंड पूरा 100%। 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास है और 50% स्टेट और यूटी मिला के अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटली गवर्नमेंट ओन है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, और इसका काम क्या है? आईटी बैकबोन फॉर द जीएसटी सिस्टम। अब जीएसटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल के बारे में बात करते हैं। कोई अपीलिएट ट्राइब्यूनल है, कुछ इशू होता है तो यहाँ पे अपील कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। पहला फैक्ट, कब बना था? सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग 2017 में। दिस इज़ द फोरम ऑफ सेकेंड अपीलिएट जीएसटी लॉज, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है? इसका मैंडेट है हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द अपीलिएट अथॉरिटी और रिवीजन अथॉरिटी। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना था? सेकेंड अपील है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी 2023 में कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। चेंजेस किस पे किए हैं? कि जो चेंजेस इन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ जीएसटी एक्ट, उन्होंने क्या किया कि एडवोकेट विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर। मिनिमम एज उन्होंने रखी है 50 साल, और एज लिमिट उन्होंने बढ़ा दी है फ्रॉम 67 टू 70, एंड जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनके लिए और जो मेंबर हैं उनके लिए 65 टू 67। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा याद रख लें। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। जीएसटी काउंसिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काउंसिल मीन्स हेडेड बाय मिनिस्टर, कमिटी हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, पीवाईक्यू में आप लोग करते हो। देन जीएसटी काउंसिल क्या है? दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल में? 279A, 279A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन इसको चेयर करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज, मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन, मिनिस्टर ऑफ नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। डिसीजन कैसे लिया जाता है? 3/4 मेजॉरिटी, मतलब 75% होना चाहिए, और उसमें 33% किसका है? सेंटर का है। तो इसीलिए सेंटर की मनमानी होती है। अब 75% पास होना है, सेंटर के बाद 33% है, तो बिना सेंटर के अप्रूवल के तो होगा ही नहीं ना। अगर 60% होता तब सेंटर मतलब यूजलेस हो जाता 33%, लेकिन 33% क्या, 67% बाकी लोगों के पास है, लेकिन चाहिए 75, तो 8 तो आएगा ही आएगा ना, 8% सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसीलिए इश्यूज भी चलते रहते हैं कि इनके पास 33% है, यहाँ पे 3/4 रखा है। तो ये बैठ के अपना डिसीजन लेते हैं कितना टैक्स लगाना है, क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब वाइडनिंग टैक्स बेस, recently the government has highlighted that introduction of new tracking feature had helped in widening tax base। फालतू की बातें, कोई न्यूज़ नहीं है। टैक्स बेस क्या होता है, क्या TDS है, नहीं पूछना। एक चीज़ आपको याद रख लेना, टैक्स टू GDP रेशियो इंडिया में कितना है? अराउंड 11.1%। ये डेटा आपको याद रखना है, विच इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स 6%, इनडायरेक्ट टैक्स 5.1%। तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स आर मोर एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स, ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाला है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। रीज़न फॉर लो बेस क्या है? वो सारी चीज़ें बेसिक होती है, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो कि टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एग्रीकल्चर, उनको टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है, तो हाँ ठीक है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, वो एक इशू हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, वो लिस्ट ही नहीं करते तो कहाँ से टैक्स में आएंगे। कॉमन रीज़न है, कोई इसमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंजल लॉ क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रपोज चेंज इन एंजल लॉ एंड नोटिफाइड फॉरेन एंटिटीज़ विच विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स प्रोविजन। तो एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स क्या होता है? इंट्रोड्यूस इन 2012, रिफर टू टैक्स लेवाइड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी। किसके द्वारा? अनलिस्टेड कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंजल टैक्स। बस इतना आपको याद रखना है। फिर ऑफिशियल स्टैटिक्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ फॉर्मुलेटेड ए ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट थोड़ी ना इंपॉर्टेंट हो गया यार, ड्राफ्ट बना अभी नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिक्स। तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया कौन करता है? मॉस्पी करती है। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज़ ए नोडल एजेंसी, तो ये करता है। और ये कब बना था? 2000 नहीं सॉरी, तो इसी के अंदर काम करता है। देन अगेन डायरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स कोऑर्डिनेट स्टैटिक्स एक्टिविटीज़ इन द स्टेट एंड यूटीज़, ये स्टेट एंड यूटीज़ में करता है। नेशनल स्टैटिक कमीशन जो कि 2006 में बना था, एक्ट एज ए अपेक्स एडवाइजरी बॉडी इन स्टैटिकल मैटर। तो NSC थोड़ा सा याद रखना है, ये भी शायद स्टैटरी बॉडी है। किसके रिकमेंडेशन पे आया था? सी रंगराजन। यूपी PCS में पूछ लिया था, याद रख लेना। प्लेसेस इन 7 शेड्यूल, द सब्जेक्ट स्टैटिक्स इज कवर्ड इन एंट्री 94 इन यूनियन लिस्ट 1 एंड एंट्री 45 इन कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में है और कंकरेंट में ही, स्टेट में नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कशन की, क्विकली हमने 20 पेजेस रिवाइज किए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके अंदर कुछ नहीं पूछेंगे। ऐसे ही आपको अप्रोच करना है करंट अफेयर्स के लिए, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताना, फिर हम और इसमें करते रहेंगे। और अगर आप नए हैं, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें हम अपलोड करते रहेंगे और क्विकली रिवाइज कर लेंगे पूरा इकॉनमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।